देखती आंखों और सुनते कानों को अंजन जोगी का सलाम। आज हमारे वॉच टॉक सीरीज़ का जो दूसरा प्रोग्राम हम आप सामने पेश कर रहे हैं, इसमें आज हम एक ऐसी खातून का इंटरव्यू करने वाले हैं जिनसे शायद बहुत सारी, बल्कि यकीनन बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी, लेकिन मैं उनका एक छोटा सा तारुफ खुद करवाऊंगी और बाकी तारुफ उनसे खुद करवाएंगे कि वो अपने बारे में खुद बताएं हमें। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ थोड़ा सा मैं आपसे करवाना चाहूँगी। सबसे पहले तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उसके बाद रेकी हीलर, मेडिटेटर, स्पिरिचुअलिस्ट और उसके अलावा एक डॉक्टर भी हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर हादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और हमारा बहुत सालों का सफ़र है जो हम साथ कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत चलेंगे लॉन्ग टर्म में। अच्छा, थोड़ा सा पहले हादिया मैं चाहूँगी कि आप अपना बेसिक्स, जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं या क्या-क्या करती हैं, क्या-क्या करती रही हैं, और आप कि क्या सारी मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रा दें, अपना इंट्रो दीजिए ज़रा हमारे नाज़रीन को, ताकि पता चले कि आप हैं क्या असल में। मैंने 1997 में लाहौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मैं MBBS डॉक्टर हूँ और उसके बाद मुख्तलिफ़ अस्पतालों में काम किया, जिसमें SIUT है, और अपने क्लिनिक्स में एज अ सोनोलॉजिस्ट काम किया, क्योंकि मैं एक सोनोग्राफ़र भी हूँ। मैंने अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड कोर्स JPMC से किया, फिर मैंने MAIUM किया, और उसके अलावा जो मेरी अचीवमेंट है, जिसको मैं बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ, वो ये है कि जब कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ तो इत्तेफाक से मैंने उन दिनों अपने बहुत सारे कोर्सेज़ किए थे और मुझे पता नहीं था कि पेंडेमिक स्टार्ट होने वाला है ई डॉक्टर के। तो एज अ ई डॉक्टर मैंने अपनी ट्रेनिंग हासिल करी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से मैंने कोर्सेज़ किए कोविड-19 के, और कोरोना केयर लाइन एजुकास्ट के तहत, सिंध मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत मैंने कोविड के पेशेंट्स देखे ऑनलाइन। और रेकी हीलर हूँ, और बाकी आपके सामने है जो कुछ भी हूँ। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ मैं, ऑनेस्टली कि हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए, लेकिन ये इतनी सारी उनकी हिस्ट्री है ना कि उन्होंने क्या-क्या किया, उसमें सिर्फ 2-4 ही मुझे पता है। कभी इतना प्रोफेशनली हमने कोई बात करके देखी ही नहीं। दोस्ती होती है ना, उसमें आपस की गपशप इतनी होती है कि वो मैंने कभी पूछा भी नहीं कि इनसे कि इन्होंने क्या-क्या किया, कहाँ से किया और कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस इनको रहे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी डिग्रीज़ हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और कोविड वाला टाइम तो डेफिनेटली मैंने इनका देखा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ऑनेस्टी के साथ पेशेंट्स को डील किया है, उनको हेल्प आउट किया है। और क्योंकि वो ऑनलाइन सर्विसेज थी, आपको पता है हर जगह लॉकडाउन था, तो एक्सेस नहीं था, मगर ये है कि उस वक्त नो डाउट डॉक्टर हादिया ने बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत पेश की हैं इस चीज़ के अंदर। तो डॉक्टर हादिया को आज बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि एक तो ये डॉक्टर हैं ही, और डॉक्टर होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं, बहुत अच्छी मैं समझती हूँ कि हमें गाइडलाइन मिलेंगी। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी-सी अवेयरनेस दें, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन जो हैं, मतलब मैं सिर्फ़ हमारे पाकिस्तान की नहीं, मैं ओवरऑल ख़वातीन की बात करूँगी कि बहुत सारी चीज़ों में शायद हम लापरवाहियाँ कर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अपनी मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं हादिया जो आप समझती हैं कि उन पे हम ख़वातीन को स्पेशली बहुत फ़ोकस करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए, और उसको सामने रखते हुए अपनी बाकी लाइफ़ को प्लान करना चाहिए या अपनी डेली की रूटीन को प्लान करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि एज अ होल सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, हर इंसान को अपनी फ़िज़िकल वेलबींग के अलावा अपनी मेंटल वेलबींग का बहुत ख़्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ की ख़वातीन उसको निगलेक्ट करती हैं। वो अपनी फैमिली को नर्चर करने में लगी हुई होती हैं और बच्चों की देखभाल में लगी हुई होती हैं, घर की देखभाल में लगी हुई होती हैं। वो भूल जाती हैं कि उनकी जिस्मानी सेहत या ज़हनी सेहत किस तरफ जा रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नफ्सियाती दबाव का शिकार होती हैं हमारे यहाँ की ख़वातीन, और इसके अलावा उनको इम्यूनिटी की लैक ऑफ इम्यूनिटी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, एनीमिक होती हैं और हीमोग्लोबिन की कमी होती है, सही खुराक नहीं ले रही होती हैं।
और सही ग़िज़ा नहीं पहुंच रही होती, तो इस तरफ हमारे यहाँ की ख़वातीन को बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब एक खातून अपना ख्याल रखेगी तो वो पूरे कुनबे का ख्याल रख सकती है, बिल्कुल और फिर इसी तरह पूरा माशरा सही हो सकता है एक खातून के सही होने से। ठीक, अच्छा यहाँ से मुझे आपकी बात से एक बात याद आई, आपने जिक्र किया स्ट्रेस की। मेरा प्रोफेशन भी आपको पता है, डेली हज़ारों, मतलब डेली की बेसिस पर मैंने पता नहीं कितने हज़ारों ख़वातीन से मेरी काउंसलिंग और सेशंस हो चुके हैं। बहुत कॉमन चीज़ है वाकई कि स्ट्रेस शायद लेडीज़ के पास या ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि उनके पास मैं समझती हूँ जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने पेरेंट्स की भी होती हैं, बहन भाइयों की भी होती हैं, शादी हो जाए तो शौहर, बच्चे, ससुराल वाले, फिर खानदान, आना जाना, दोस्तियाँ, और अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो वो भी मेंटेन करना। तो मैं समझती हूँ कि नफ्सियाती तौर पर स्ट्रेस का दबाव ख़वातीन पर ज़्यादा होता है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कोई टिप ऐसी है आपके पास जो आप कहें कि जिसको आज के दौर में स्पेशली फॉलो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, सिर्फ ख़वातीन के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए, लेकिन स्ट्रेस से अपने आप को निकालने के लिए क्या टिप्स से बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी घरेलू ख़वातीन घर में घुसकर बैठ गई हैं, वो थोड़ा सा बाहर निकलें, नेचर के साथ कनेक्ट करें, वॉक करें, बच्चों को साथ ले जाएं, प्रैम में या हाथ पकड़ के उनको देखें खेलते हुए, लोगों को जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए देखें, तो उससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। बिल्कुल। और फिर अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। मतलब हमारे यहाँ की ख़वातीन क्या करती हैं कि लेफ़्ट ओवर्स खा रही होती हैं और बच्चों को कह रही होती हूँ कि आप ये बोटी खा लें, मीट मेल्स को मिल जाए। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। मीट का असल तो हकदार ख़वातीन हैं क्योंकि उनमें बेइंतहा प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ख़वातीन की मखसूस बीमारियां हैं वो उनमें डेवलप हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम नहीं लेती, दूध नहीं लेती, एग नहीं लेती। और इसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए कोई महंगी फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप एक बनाना रोज़ खाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो बनाना को एक कंप्लीट मील कहते हैं, वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन ले सकती हैं, एज अ मिड मील के तौर पे ले सकती हैं। अच्छा। ब्रेकफास्ट लंच के बीच में ले सकती हैं और लंच और डिनर के बीच में ले सकती हैं। तो ये कंप्लीट मील है, हमारे यहाँ बहुत अबंडेंस के साथ अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत हो। सेकेंडली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसकी मैंने बात की वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जंक फूड का इस्तेमाल बहुत हो गया है। बच्चे जो हैं वो हर वक्त डिलीवरी करवा रहे होते हैं, बड़े डिलीवरी करा रहे होते हैं, टाइम पे सो नहीं रहे होते, लेट नाइट्स आउटिंग्स का, लेट नाइट डिलीवरीज का बहुत रुझान हो गया है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें सबसे पहली बात है कि नेचर से कनेक्ट करना, एक्सरसाइज करना, ग़िज़ा का सही इस्तेमाल, दूसरा अपने डेली रूटीन का ख्याल रखना कि भाई स्लीपिंग पैटर्न क्या है हमारा, जल्दी सोना, टाइम पर उठना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और अच्छा किसी को ये मशवरा दो ना कि भाई जल्दी सोया करो, और ये तो वो आज की जनरेशन का तो खास तौर पर ये जवाब आता है, तो क्या हम अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं करें? क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज को या हर वक्त लेट नाइट आउट्स, मतलब जो बाहर के घूमना फिरना, पार्टीज ये वगैरह, उसको वो कहते हैं कि ये हमारी एंजॉयमेंट है। तो मैं कहूँगी एंजॉयमेंट ज़रूर है, आप एंजॉयमेंट करें, लेकिन डेली बेसिस पर ख़तरनाक है चीज़ें। कभी कभी चलेगा, ऐसा ही है, लेकिन डेली नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी अपनी गैदरिंग ऐसी आप बना सकते हैं, ऐसे स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप उसमें आउटिंग करें, घूमें फिरें, पार्टीज करें, व्हाटएवर जो दिल चाहे करें, लेट नाइट सोएं, डजंट मैटर। लेकिन अगर ये चीज़ हमारी डेली रूटीन में रहेगी, डेली बेसिस पर ऐसी ही चलती रहेगी, तो फिर तो हमारी डेफिनेटली सेहत खराब होगी। और ये आजकल का बहुत कॉमन फैक्टर है कि नींद नहीं आती। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगी कि इस रूटीन की वजह से और इस लाइफस्टाइल की वजह से 3 बीमारियां जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। नंबर 1 तो स्ट्रेस फैक्टर है, और स्ट्रेस को मैं उम्मुल अमराज कहूँगी
जबकि वो कॉज बनता है दीगर बीमारियों का, जैसे बिल्कुल। diabetes है, सही। बुलंद फिशारे खून यानी हाई ब्लड प्रेशर है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अच्छा। सोराइसिस एक स्किन की कंडीशन होती है, वो बहुत स्ट्रेस से रिलेटेड है हमारे यहाँ, अच्छा। मोटापा, ओबेसिटी है। तो अगर हम इस रूटीन को जारी रखेंगे, जो कि कराची में एक आम बात है, नाइट लाइफ है यहाँ पे और खाना है बाहर का, और हमने इसको बस अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया इसी बिल्कुल। तरह से। अच्छा, मेडिसिन्स का रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बेशक। मतलब आप एक खुद डॉक्टर हैं हालाँकि, लेकिन ऐसा लगता है कि हर एक के ना बॉक्सेस बन गए हैं मेडिसिन के। सर में दर्द हुआ, गोली खा ली, टाँग में दर्द हुआ, गोली खा ली, थोड़ा-सा फीवर हुआ, बुखार, टैबलेट खा ली, नौज़िया हुआ, टैबलेट खा ली, यानी कि हर चीज़ के लिए अब गोलियाँ ऐसे खाई जाती हैं जैसे आप खाना खा रहे हैं। बेशक। तो आप बताएँ, इतनी टैबलेट्स खाना ठीक है सेहत के लिए? एज ए डॉक्टर आजकल ये समझा जाता है कि डॉक्टर जो दवाइयाँ बहुत सारी लिखेगा वो एक कामयाब डॉक्टर है, जबकि आजकल इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं इस शोबे में, इसमें से एक फंक्शनल मेडिसिन भी है। अच्छा। जिसमें डॉक्टर आपकी मेडिसिन कम करता है, गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताता है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताता है, और आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता है। जैसे खवातीन के लिए जिंक ज़रूरी है, मैग्नीशियम ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, विटामिन डी ज़रूरी है, जो कुछ हम सप्लीमेंट से भी, हेल्दी सप्लीमेंट्स, हेल्दी हर्ब से पूरा कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से पूरा कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर उससे पूरा नहीं होता तो फिर हमें किसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सही। और वाक़ई क्योंकि जो भी दवाइयाँ हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, अगर किसी दवाई से आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाज़मी आते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जितने लंबे अरसे तक आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आपका जिस्म उसका आदी भी हो जाएगा और उसका नुकसान भी होगा। तो यानी वो मिसाल बहुत अच्छी है ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जी। तो वो बिल्कुल है कि हम अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने खाने पीने के पैटर्न को चेंज करें, तो हम मेडिसिन्स को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, बिल्कुल, या एटलीस्ट कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही होता है। कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोगों को सिवियर होता है। तो ये बात बहुत अच्छी बताई हमें डॉक्टर हादिया ने कि जो आजकल जो क्या बताया आपने, कौन सा तरीका इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा पैटर्न है? फंक्शनल मेडिसिन बहुत अच्छा तरीका है कि जिसमें डॉक्टर खुद ये काम कर रहे हैं कि वो मेडिसिन को कम से कम कर रहे हैं और आपको उस तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह अपनी एक हेल्दी लाइफ को जनरेट कर सकें। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। गुड, मैंने भी सुबह से पानी नहीं पिया, अभी पानी पीती हूँ। तो हाइड्रेशन जो है वो आपको खुद भी फ्रेश रखता है, और पानी तो समझें कि शिफा है, और पानी तो एक नेचर की चीज है। हमारी बॉडी कितना परसेंट पानी में है? 70% है ना? हाँ, 70% पानी है, और हम पानी ही नहीं पीते हैं। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं या इस तरह की और मशरूबात इस्तेमाल करते हैं जो कि हार्मफुल भी हैं। तो जितना मतलब जितनी मेरी अकल है या समझ है, तो मैं समझती हूँ कि जितना सिंपल पानी में आपको फायदे हैं वो किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल। दूसरे में एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो अब हमारे यहाँ आम रखा जाता है घर में, जो फ्राइड चीजें हैं, जो प्रोसेस्ड चीजें हैं, फ्रोजन चीजें हैं, और हमने घर में ताज़ा खाना पकाना छोड़ दिया है। हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और ये हमने वेस्ट से लिया है बहुत माजरत के साथ। हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ ताज़ा खाना खाया जाता है, रोज फ्रेश खाना पका जाता है, और फ्रिज में रखने की वजह से उसके अंदर बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो आपके पेट को खराब करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि हमें रोज ताज़ा पकी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं और पेट भर के खाएं, और नेक्स्ट डे फिर खाने के लिए तैयार हो जाएं और पकाने के लिए तैयार हो जाएं। ताज़े खाने में जितनी कहना चाहिए कि मज़ा भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप ठीक है मेहनत थोड़ी सी है, लेकिन वो हरकत में बरकत होती है ना, तो वो करना पड़ेगा कि हमें डेली रूटीन पर ताज़े खाने की आदत डालनी पड़ेगी। फ्रोजन फूड जो है वो
एक हद तक या एक लिमिट तक या कभी कभी के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन पर उसे रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे कि डॉक्टर हादिया ने हमें बताया। तो कोशिश कीजिए कि फ्रोजन आइटम से और प्रोसेस फूड, जितना प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जो ब्रांड लेबल के साथ आता है, हम्म जैसे मसाला जात है जो ब्रांड लेबल के साथ आते हैं, उसके बजाय हमें खुले, जैसे दही जो है, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जो हम एक लेबल के साथ दही लेते हैं, ठीक है, और एक हम ताज़ा दही लेते हैं जो खुला दही मिलता है, बिल्कुल। उसमें बहुत फ़र्क है। जो ताज़ा दही है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे पेट के गट हेल्थ के लिए, गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखते हैं। सही। वो वाला दही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। ताज़ा दूध इस्तेमाल करना चाहिए। जो डिफरेंट कंपनीज़ ने एक लेबल लगा के, जो हमारे पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि अम्मियाँ, दादियाँ ताज़ा दूध इस्तेमाल करते थे, ताज़ा दही घर में जमाया जाता था, मक्खन ताज़ा इस्तेमाल होता था। हमारे घर में भी बहुत होता था। और आज आप ये देखिए कि वेस्ट हमें उस तरफ लाके वापस वो उस तरफ चले गए हैं। ऐसा ही है। ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर आ गए हैं, और आज हम अपनी चीज़ों को छोड़कर अब हम हाथ मलते हुए बैठ गए हैं, और हमें वो चीज़ें महंगी भी लगती हैं क्योंकि अब रेयरली वो चीज़ें मिल रही हैं। और एक्सेसिबल चीज़ें क्या है, वो ब्रांडेड चीज़ें हैं जो जिन, अच्छा ये भी होता है ना कि लाज़िम बात है वो चीज़ें जब किसी चीज़ में जो पैक कर दी गई हैं, ब्रांडेड कर दी गई हैं और उन्हें देर पर इस्तेमाल के लिए रखा गया है कि आप उसकी एक्सपायरी होती है कि आप 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 हफ्ता कर सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो उससे, हाँ, कि वो उससे थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चलाने में काम आते हैं, उसे सड़ने नहीं देते बेसिकली। लेकिन वही बात है कि जो उसकी असल, जो उसके एसेंस हैं वो मर जाते हैं। तो हमें जो फ्रेश चीज़ें हैं वो ही खानी चाहिए, जैसे कि आप कह रही हैं, चाहे वो दही है, चाहे वो दूध है, चाहे वो आटा है, चाहे वो खाना है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो जितना फ्रेश होगा वो उतना बेटर है। अच्छा, जो हम प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं या फ्रोजन आइटम्स की बात कर रहे हैं, मुझे एक माइंड में एक बात आई है, मैं पूछना चाहूंगी। कहते हैं कि फल और सब्जियां भी बेमौसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन आजकल तो हाल ये है कि मार्केट में मतलब गाजर पहले आती थी सिर्फ सर्दियों के सीजन में, मूली आती थी सर्दियों के सीजन में, अब साल के 12 महीने मिलती है। बिल्कुल ये बात सही है। एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, रचिता दिवेकर हैं, वो इंडिया की, लेकिन मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि वो, उनका एक लोगो है और वो कहती हैं कि थिंक ग्लोबल एंड ईट लोकल और ईट सीजनल। उसमें ये है कि आपको जो आजकल का एक समझ लें कि न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस करते हैं कि आप से 1-2 मील के फासले पे जो चीज़ अवेलेबल है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आपके इर्द गिर्द जो हनी अवेलेबल है, जो आप ही के इलाके में आपकी हनी बीज बनाती हैं, वही आपको खाना चाहिए, बजाय कि आप सवाद का हनी बी मंगा के या अमेरिका का हनी बी खा रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपके इलाके में उगती है, सही, आपके इलाके में बनती है, सही, प्रोसेस होती है, लाइक जैसे राइस पॉलिश होते हैं, आप सिंध में रहते हैं तो आप सिंध से यूज़ करें। सही, आप सिंध की सब्जियां खाएं, ना कि आप पंजाब से मंगा के, पंजाब वाले पंजाब की खाएं। सही, उससे उनको उनकी आबोहवा के मुताबिक उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। सही। तो और दूसरा ये कि जो लोकल फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा कि आप वहीं से लेके वहीं उसको खा रहे हैं, उसको दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका कस्टमर जो है आपका वहीं पर अवेलेबल है। सही, गुड, ये लॉजिक की बात है, समझ में आने वाली है, दो तरफ से फायदा है। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे आम का सीजन आता है जब, तो आपको पता है आम तो अभी तक साल के 12 महीने मिलने वाली चीज नहीं है अभी तक, लेकिन तजुर्बे होते रहे तो वो भी मिल जाएगा। बट होता क्या है कि मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आम को कट करके पीसेस की सूरत में फ्रीज कर लेते हैं और फिर वो कुछ लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उसकी आइसक्रीम बनाए या शेक बनाए या कुछ है। तो क्या ऐसा करना ठीक है? मैं किसी भी चीज़ को फ्रीज करने के या फ्रोजन आइटम के हक में नहीं हूँ, चाहे आपका अपना पका हुआ खाना ही क्यों ना हो। ठीक। चाहे जाएगी कि आपको किसी चीज़ की मजबूरी हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको वापस आके खाना है, या आप बीमार हैं तो आपने अपने लिए पका लिया, या आप बेशक मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, तो 2-3 दिन से ज़्यादा पुराना खाना आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश मीट भी आपको स्टोर नहीं करना चाहिए।
हमारे अच्छा। यहाँ जो ये रिवाज है कि कुर्बानी का जो गोश्त है हम्म। हम लंबे अरसे तक खाते रहते हैं, तो गोश्त में बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। अब खाएं हम्म। लेकिन बांटें और फिर और खाएं। शामी कबाब जो फ्रीज करते हैं हम बनाकर, थोड़े वो अरसे के लिए कर करें, सकते ये हैं। नहीं कि 60-60, 70-70 आपने कर लिए सही। और आप उसको 2 महीने तक खाते रहें। हाँ 15 ठीक। दिन के लिए कर लें, 1 हफ्ते के लिए कर लें, जी 1 हफ्ते जी। के बाद दोबारा कुक कर लें, सही। तो हाँ, ज़्यादा क्योंकि बेहतर शामी है। कबाब हर वक्त बनाए नहीं जा सकते ना, और वो बड़ी मेहनत तलब काम भी जी। है। सही। एक सवाल और आ रहा है माइंड में कि आजकल स्पेशली शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है या शायद है ही ऐसा, जब से कोविड आया है आए दिन कोई ना कोई वायरल बीमारी चल रही है। कभी फ्लू है, कभी बुखार है, कभी मोशंस हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं देखने में, आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो उसमें आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगी कि हमें इस वायरल जो जितने भी सिनेरियोज होते हैं उसको किस तरह हम उससे निपटें, या उसमें क्या प्रिकॉशंस लें, या उससे अगर हो जाए तो फिर उससे निकलने के लिए हम क्या क्या चीज़ें एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। लेडीज़ हों या जेंट्स हों, उनको अपना विटामिन डी लेवल, क्योंकि विटामिन डी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा, मैं तो समझती थी विटामिन डी जो है वो सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा। ये एक बहुत अहम विटामिन है। जी। अगर ये हमारा सही मिक़दार में होगा बॉडी में, तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, अच्छा। डायबिटीज़, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, हमें डिप्रेशन नहीं होगा, सही। बोन्स की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो इम्यूनिटी का लेवल है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारे अंदर है, वो हमारी कम नहीं होगी। और हमारे यहाँ बहुत आम सी बात है विटामिन डी की कमी, क्योंकि हम ज़्यादातर घर में बैठे रहते हैं, ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, और कोविड जो पोस्ट कोविड एरा है, उसमें वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत कॉन्सेप्ट हो गया है। बिल्कुल। और बच्चे भी बाहर जो हमारे जो पार्क्स और मैदान आबाद थे, अव्वल तो मैदान बचे ही नहीं है, पार्क्स बचे ही नहीं है, लोगों के अंदर वो वलवला भी नहीं रहा। सही। सनलाइट लेना हमने खत्म कर दिया है, जल्दी हाँ। उठना खत्म कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो अर्ली आवर्स की जो सनलाइट है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारी विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर 1 फैक्टर जो है, जो ज़रूरी है, वो इम्यूनिटी। बिल्कुल। बिल्ड योर इम्यूनिटी, ताकि आपको जल्दी-जल्दी इन्फेक्शंस ना लगे। जिसके लिए आपको विटामिन डी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर टेस्ट की बात आएगी, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट विटामिन डी का ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बताएँ, बताएँ ज़रूर। विटामिन डी। मतलब विटामिन डी ही है। उसको मतलब कहीं से भी किसी भी लेबोरेटरी से इजीली टेस्ट करवाया जा बिल्कुल सकता है। बेशक, ज़रूर करवाएँ। ठीक, ठीक। अच्छा, उसकी वो रेशो क्या होता है कि विटामिन डी का क्या लेवल आपके उसमें ब्लड में शो होगा तो आपका विटामिन डी लेवल ठीक है? वो क्या होता है उसकी क्या कहेंगे इसको हम? उसका जो कैलकुलेशन। जी, उसका जो विटामिन डी के जो लेवल्स हैं, वो हमारे 30-35 से अबव होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। 12 का मतलब है आप में कमी है। अच्छा। 10 बहुत ही कमी है, उससे नीचे फिर चला जाता है, 25 भी कम है। ठीक, 30-35 नॉर्मल रेंज है उसकी। बस बॉर्डर लाइन है, आपको मतलब ठीक कह सकती हो, लेकिन उससे ऊपर आपका होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम 30 और 35 लेवल फिर भी चलेगा। जी। लेकिन ये कि उससे ज़्यादा जी। यानी कि उससे ज़्यादा रखना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात ये इन्होंने रिकॉल करवाई हादिया ने हमें। मुझे याद है कि पहले लोग जल्दी उठा करते थे, तो सुबह की धूप, कहते हैं 12 बजे से पहले वाली जो धूप है, यानी कि जब सूरज निकला और मिड तक वो पहुंच रहा है, तो वो वाली धूप बहुत फायदेमंद होती है। उसके बाद की धूप नुकसानदेह होती है, बेशक, है ना? 9 बजे तक की अच्छी होती है। फजर के बाद से 9 बजे और जो देहातों में लाइफस्टाइल रहा है, जो देखते आए हैं हम लोग, वो शायद इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहा है कि वो लोग सुबह जल्दी उठ के और उस धूप को भी कंज्यूम करते रहते हैं, और उस हेल्दी लाइफस्टाइल को, आबो हवा को उन्होंने अपनाए रखा। और वही लोग आज अगर उन्हें हम देखते भी हैं, जो उस एरा से गुजरे हुए हैं, वो ज़्यादा फिट हैं हमारे मुकाबले में। वरना हमारे आजकल के जो शहरों के जो लोग हैं, उनमें इम्यूनिटी कम है, उनमें वायरल डिजीज ज़्यादा हैं, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, उनमें हर छोटी छोटी चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी वजह से मैम बात ये है
कि जो इन्फेक्शंस का रेशो है और कोविड का रेशो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा था। और इसका खैर एक ये रीज़न भी है कि वहाँ पे चूँकि स्क्रीनिंग कम हुई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग बीमार भी कम हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डेफिनेटली हमें लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। और हम इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो मैं समझती हूँ सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कि हेल्दी रहने के साथ-साथ जो सबसे बड़ा क्रेज़ होता है कि कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, वो चाहता है कि वो अपनी उम्र से, यानी जो उसकी एक्चुअल एज हो, वो उससे यंग दिखे, एटलीस्ट फिट दिखे और यंग दिखे। बूढ़ा नज़र आना या बुढ़ापे की तरफ जाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जितनी सारी टिप्स हादिया ने दी हैं या जितनी गाइडलाइन दी हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो ही सब करेंगे तो ये दोनों टारगेट अचीव हो सकेंगे। बेशक। और अगर आप बीमार हो जाएँ हाँ, तो मेरा ये मशवरा ये है कि पहले अपने सप्लीमेंट्स की तरफ, अपने लेवल्स की तरफ नज़र देखें कि कहीं आपसे कोई कोताही तो नहीं हो गई है। सही। दूसरी बात ये है कि तशख़ीस करवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ। और डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियर इन्फेक्शन है। डॉक्टर बेहतर समझता है कि आपको अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है या नहीं करनी, या आपको मामूली नुस्ख़ों से या घर के टोटकों से फ़ायदा हो सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। हाँ, ऐसा ही है। मुझे भी लगता है कि इन तरीकों पे आना ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली आपने अपना क्लिनिक ओपन किया है। मतलब आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो तो आपने बताया कि आपने कहाँ-कहाँ काम किया और क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन आपने अभी अपना एक क्लिनिक भी ओपन किया है, तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप उसका भी बताएँ कि वो कहाँ है, आपकी टाइमिंग्स क्या हैं वहाँ पर। और मैं कहूँगी कि जो हमारे देखने वाले हैं वो ज़रूर डॉक्टर हादिया को विज़िट करें अगर उन्हें कोई इश्यू आता है या कोई वो मशवरा करना चाहते हैं। मैं इस वजह से भी कहूँगी क्योंकि मैं खुद कोशिश करती हूँ कि खामख़ा डॉक्टर्स के पास ना जाया जाए, अवॉइड किया जाए, क्योंकि मेडिसिन खाने के, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि हादिया खुद कोशिश कर रही हैं कि लोगों को मेडिसिन्स देकर खाली ना गुज़ारा करवाया जाए, ये बल्कि मेडिसिन्स के अलावा अल्टरनेट तरीके भी बता रही हैं। इवन कि फूड से रिकवरी भी आपको सिखा रही हैं कि किस तरह से आप अपनी डाइट वगैरह में चेंजेस करके आप अपने आप को मेडिसिन से बचा सकते हैं या अपनी मेडिसिन को एटलीस्ट कम से कम कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग मेडिसिन से दूर रहना चाहते हैं या मेडिसिन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करना चाहते हैं, उनको तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हादिया को विज़िट करें और हादिया से मशवरा करें। हादिया, बताएँ आपका क्लिनिक कहाँ है और आपकी टाइमिंग्स क्या हैं? मेरा क्लिनिक राहत कमर्शियल DHA फ़ेज़ 6 में है। जी। और उसकी टाइमिंग्स ये हैं कि वीकडेज़ में मैं 12 से 6 बजे तक बैठती हूँ शाम में, और फ्राइडेज़ को 2:30 से लेके 7:30 तक होती हूँ। अच्छा। अच्छा, ये बताएँ कि हादिया आपने वैसे तो मैं समझती हूँ बहुत लेट क्लिनिक ओपन किया है, इतने साल नहीं किया। उसमें हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट रीज़न भी रहे हों, डिफरेंट मसरूफियात भी रही हों, क्योंकि माशाल्लाह आपके फैमिली अपनी, मतलब एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स की लाइफ भी होती है साथ-साथ, फिर इन-लॉज़ का भी, फिर बच्चे भी। तो वो सब डेफिनेटली आपने भी एक लाइफ गुज़ारी है, लेकिन अब जाकर क्लिनिक ओपन करने का ख़्याल क्यों आया? एक्चुअली मैं जॉब ढूँढ रही थी, जी। क्योंकि मुझे करनी तो थी जॉब अच्छा। और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी थी। लेकिन चूँकि मैं बहुत अरसे से इस फ़ील्ड में हूँ, कोरोना के पेशेंट्स देखे, अपने रिफ्रेशर्स कोर्सेज़ किए, बहुत सारे सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ किए, और लोगों को बताती थी, लोगों को फ़ायदा होता था, लोग खुश हो जाते थे, फ़ायदा होता था, वापस आते थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब वेट करने से बेहतर ये है कि इनिशिएटिव ले ही लिया जाए, गुड। कि अपना क्लिनिक खोल लिया जाए। तो आई सही। वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं ये कर सकूँगी। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने इसीलिए क्लिनिक खोली। अब ये भी बताइए कि आप अपने क्लिनिक में क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं? क्लिनिक में एक तो मैं सोनोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है। और मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। हुँ। रेकी मैं कॉम्प्लीमेंट्री करती हूँ। यानी कि कोई चार्जेज़ नहीं है कोई इसके? चार्जेस नहीं है ठीक है, इसके। गुड। और इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स के क्लिनिक पे होता है, नेबुलाइज़ेशन है, ड्रेसिंग है, और वुंड स्टिचेस वगैरह, अगर कोई माइनर कट्स एंड ब्रूजेस के साथ आ गए हैं, बीपी मॉनिटरिंग है, शुगर मॉनिटरिंग है। ठीक है। ठीक है, यानी कॉमन सर्विसेज़ हैं ही, लेकिन उसके साथ-साथ रेकी हीलिंग भी आप लोगों को मिल रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रेकी भी अल्टरनेट मेडिसिन्स का काम करती है।
और क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि रेकी को हम मजीद डिस्कस कर सकें, अब हमें थोड़ा सा बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन वाइंड अप करना पड़ेगा थोड़ा। रेकी को अगर आप जानना चाहते हो तो बेशक गूगल करके भी देखिए, और जो लोग जानते होंगे वो वैसे ही समझ जाएंगे। मुझे बताइए हादिया के आखिरी बात क्या करना चाहेंगी, जो आप समझती हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप डिस्कस करना चाहती हैं या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ईगो कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बात कर रही हूँ और पेशेंट्स के लिए भी कह रही हूँ, एज अ जनरल पॉपुलेशन को भी एड्रेस करके कह रही हूँ कि ईगो कॉन्शियस आदमी स्ट्रेस का जल्दी शिकार हो जाता है, उसके रिलेशंस उससे दूर हो जाते हैं। सही। और दूसरा ये कि अपना ख्याल दूसरों का रखें। ईगो का अना जो है वो सिर्फ हमें अपना ख्याल रखने का बताती है, लेकिन उस हौज से हट के जो है हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत, मेंटल हेल्थ। सही। एज अ खातून, एज अ केयर टेकर ऑफ द फैमिली, कोई मेल है, हस्बैंड है, फादर है, उनको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक मदर को, एक वाइफ को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरे का, पूरे कुनबे का ख्याल रख सकते हैं। छोटी छोटी बातों की परवाह करने के बजाय बड़ी बड़ी बातें जो हैं उनको भी छोड़ें और अपनी सेहत की तरफ हाल में जिंदा रहने की कोशिश करें। यस, प्रेजेंट मोमेंट में जितना लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, और मुस्तकबिल की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुस्तकबिल एज अ गिफ्ट हमें जो कुछ हम हाल में करते हैं वो हमें तोहफे के तौर पे मिल ही जाता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। ऐसा ही है कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना सीखना है, हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र में इतना गर्क नहीं होना है कि अपना अपना हाल तबाह कर लें हम। तो अच्छा मशवरा हादिया ने दिया हमें और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत मजा आया हादिया के साथ गपशप करके, और मुझे भी बहुत मजा आया हमेशा की तरह। बिल्कुल, हम बेशक एक दूसरी कंपनी को हमेशा एंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी दोस्ती कायम रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर किसी को कोई और मालूमात लेनी हो या कुछ हो तो वो अगेन डॉक्टर हादिया ने अपने क्लिनिक का एड्रेस भी बता दिया है कि वो कहाँ होती हैं और क्या इनकी टाइमिंग्स हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इनके पास विजिट कीजिए, ज़रूर गाइडलाइन लीजिए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। तो आखिर में हम करते हैं शुक्रिया डॉक्टर हादिया का कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम निकाल कर दिया, और हमारी सीरीज़ में एक खूबसूरत एडिशन और हुआ डॉक्टर हादिया की सूरत में। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लाने की कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हादिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, मुझे बुलाने का। थैंक यू सो मच। ये भी हमारी, आपकी तरफ से हमारी जरा नवाजी है। तो चले जी, अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि यकीनन आपके लिए आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, आपकी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। तो इजाज़त दीजिए अंजुम जोगी को, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।